हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन कंप्लीट इन वन शॉट। तो इसको देखो हम लिख भी दिया है यहाँ पर, और एक शॉट मतलब कि एक ही ये वीडियो बनेगा, इसी में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो 20-25 मिनट का अधिक से अधिक होगा, कोशिश करेंगे कम समय में हो जाए कंप्लीट। और इसमें आपको पूरे चैप्टर 1 का जो भी कंसेप्ट है हम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और अच्छे से नोट कीजिएगा। जो बच्चे नहीं सही से पढ़े हैं वो वन शॉट वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो में ही पूरा एक कंप्लीट पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर 1 को। तो देखिए इस चैप्टर में जो बेसिक बातें हैं सब आपको बताते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यही से इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वैसे हम सभी को कवर कर देंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट पहले आप समझिए कि पहला था कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। 2 या 2 से कंपाउंड मिल करके क्या करेंगे, वो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग कम्बिनेशन। जैसे हम बोले कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन है, O2 गैस। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बर्न करता है, तो बनता है CO2 गैस, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए जैसे हम बोले कि CaO और प्लस ये H2O लिक्विड है। आपको पता होना चाहिए जो CaO है इसको लोग बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। जो आप लोग मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। जब ये वाटर के साथ मिलाते हो तो बनता है CaOH का ट्वाइस। और स्टूडेंट CaOH का ट्वाइस इसको बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, इसको लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछ देता है। और यहाँ पर जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ये इसके साथ बर्न करता है, क्योंकि ऑक्सीजन में ये कोक है। जैसे मान लीजिए कोयला है तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन को जब कोयले को हवा में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और प्लस हीट एनर्जी भी बाहर निकलेगी। और जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल जाए उस रिएक्शन का एक पार्टिकुलर नाम होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी के बेसिस पर भी 2 रिएक्शन होती हैं, एक्जोथर्मिक, और यहाँ पर भी एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी बाहर निकलती है। जब चूने को पानी में मिलाओगे तो देखते हो लगता है गर्म होकर खौलने, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बाहर का जो कंटेनर है पूरा, जिस कंटेनर में रखोगे वो कंटेनर गर्म हो जाता है, मतलब वो एनर्जी बाहर निकल गई। तो यहाँ पर ये भी रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल स्टूडेंट आपको मिलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन के। H2 गैस प्लस O2 गैस आप जानते हो मिलकर बन जाता है H2 वो लिक्विड। तो ये भी एक रिएक्शन है कि वाटर बन गया मिलकर के। यहाँ पर बैलेंस को लो, हाफ O2 से 2 से 2 हट कट जाएगा, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो ये होता है रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें देखिए 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसी को कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो सेकेंड होता है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक हो जाना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो करके 2 or मोर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होगा और 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में वो टूट जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से शुरुआत करें तो बोले मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3, ये सॉलिड है। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको हीट से ब्रेक कर रहे हैं, HEAT, हीट यहाँ लिख दिए हैं, या डेल्टा का ऐसे सिंबल बना दिया था ट्रायंगल जैसे, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये हीट का सिंबल होता है। तो इसको जब ब्रेक किया जाएगा हीट करके तो टूटेगा MgO सॉलिड में और प्लस CO2 गैस में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर हीट हमें देना पड़ा, यहाँ पर हीट हमें देना पड़ा और ये टूट गया। तो ये जस्ट क्या है, रिवर्स है। कम्बिनेशन में कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनता है, यहाँ पर एक सब्सटेंस टूट जाता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में। तो यहाँ पर ये टूट गया, तो इसमें सिंपल सी बात है, हमें एनर्जी देनी पड़ी, हमें हीट देना पड़ा। तो इसमें एनर्जी हमें एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए एनर्जी के बेसिस पर, तो स्टूडेंट ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो यहाँ पर हीट एनर्जी में देना पड़ेगा तो टूट जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके बेसिस पर बोलोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज के बेसिस पर बोलोगे तो ये एक्सोथर्मिक है, और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक है। तो ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल टूटा है ये हीट देने से टूटा है। तो जो हीट देने से टूटता है तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप बनते जाते हैं कि हम लोग किससे तोड़ते हैं। किसी भी चीज़ को तोड़ने के 3 तरीके, या तो उसको हीट से तोड़ दो, या लाइट से तोड़ दो, क्योंकि लाइट में भी क्या है, एनर्जी है, या उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ दो। तो ये सब तरीका है। जैसे मान लीजिए बोले कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, इसी को आप बोलते हैं लाइम स्टोन।
लाइमस्टोन। इसको जब हम लोग हीट कर देंगे तो हीट यहाँ पर कर रहे हैं, तो हीट करने से बनेगा CaO सॉलिड, जैसे कि यहाँ पर बताए थे कि CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, तो क्विक लाइम बन जाएगा और प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग हीट से तोड़े हैं तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ी, हीट हमें देना पड़ा तब ये टूटेगा। तो अगर एनर्जी के बेसिस पर बोलोगे तो ये बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये इसके बेसिस पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है आपको। तो हीट से तोड़ लिए। अब हो सकता है देखिए बहुत रिएक्शन ऐसी है जो सनलाइट में होना पसंद करते हैं, जैसे 2AgCl है, तो 2AgCl को यहाँ पर सनलाइट से रिएक्शन कराओगे, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको सनलाइट में ले जाकर रख दोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 2Ag में, मतलब ये सिल्वर और प्लस बन जाएगा Cl2 गैस। तो सिल्वर का जो कलर होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका जो कलर सिल्वर कलर तो आप जानते ही हो, और यहाँ पर 2AgCl है, ये 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बन जाएगा। यहाँ पर ये सॉलिड है और ये रिएक्शन सनलाइट में ही करता है। तो ये भी एक सिंगल सब्सटेंस टूट गया 2 सब्सटेंस में, तो ये भी डिकम्पोजिशन, लेकिन सनलाइट से टूटा है। तो इसका जो पार्टिकुलर नाम है जो सनलाइट से टूट जाए तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। वो फोटो नहीं जिसकी आप फोटोग्राफी करते हो, ये फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ फोटो का मतलब है लाइट, लाइट से तोड़ना, तो इसको लाइट से तोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा। और इसमें भी हमने हीट दिया, एनर्जी दिया तभी टूटा, इसमें लाइट एनर्जी दिया, तो इसलिए इस रिएक्शन बोलेंगे एनर्जी के बेसिस पर बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हीट से तोड़ता तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से जैसे हम बोलते हैं कि ये 2H2O है, लिक्विड है। अब 2H2O लिक्विड को अगर इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर दें इसको, तो कुछ रिएक्शन ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी से टूटना पसंद करती है, तो यहाँ बनता है 2H2 गैस और प्लस O2 गैस। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस भी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से टूट गया तो डिकम्पोज, तो यहाँ भी हुआ, एनर्जी यहाँ भी एब्जॉर्ब करानी पड़ी, हमें हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ी, तो एनर्जी के बेसिस पर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सबकी सब एंडोथर्मिक है, तो ये भी एंडोथर्मिक है। और यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे समझिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी देने से टूटा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस रिएक्शन को अगर डिकम्पोजिशन में अगर टाइप आपको देना होगा तो आप कौन सी टाइप दोगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप दोगे आप। तो डिपेंड करता है कौन किससे टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन बताइए? कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन बोथ आर रिएक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के दोनों अपोजिट होती हैं। इसमें जो तीसरा रिएक्शन आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझिए क्या होता है। जैसे हम बोले कि कोई एक मेटल है, जिंक सॉलिड है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है CuSO4, और यहाँ पर ये है स्टूडेंट एक्वस, यहाँ पे एक्वस लिखा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कोई एक जाएगा यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक जो है यहाँ पर सल्फेट से डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट पर होता है नेगेटिव चार्ज और जिंक पर होता है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस से यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्ट, तो हो जाएगा ZnSO4, और इसके बाद ये अब एक्वस बन जाएगा, और यहाँ पर जो कॉपर है ये बाहर आ जाएगा Cu सॉलिड। तो इस तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि एक यहाँ पर जाएगा, इसको डिस्प्लेस करके इसको अलग कर देगा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, जैसे हम बोले अब इसी को हम Cu को प्लस ZnSO4 अब रिएक्शन कराएं यहाँ पर एक्वस, ये हो गया सॉलिड, तो यहाँ पर स्टूडेंट होता है नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ता है। जिंक जो होता है ये हाईली मोर रिएक्टिव होता है, ये जो होता है स्टूडेंट ये मोर रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव अगर है और लेस रिएक्टिव से करा रहे हो तो मोर जो होगा लेस को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसलिए यहाँ इसको डिस्प्लेस करके इसको हटा करके जिंक के साथ सल्फेट लग गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो ये हो गया लेस, ये हो गया लेस, इसको बोलते हैं मेटल, और ये बोलते हैं मेटल का सॉल्यूशन है। ये जैसे कॉपर का सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे मेटल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो मेटल है, ये जो मेटल का सॉल्यूशन जिंक है, ये अब मोर हो गया, तो यहाँ पर अब ये लेस जो है मोर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक हाईली स्ट्रांग पर्सन है तो एक वीक पर्सन को आसानी से उसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये हाईली स्ट्रांग है, ये वीक है, तो इसको आसानी से हटा देगा और इसको हटा करके जिंक सल्फेट के साथ लग जाएगा। तो आखिर ये कैसे पता लगेगा कि कौन मोर होगा कौन लेस होगा? तो इसके लिए एक सीरीज बनी है जिसको भी याद करना पड़ेगा। उस सीरीज में देखोगे तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और जो ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। तो आखिर वो सीरीज है क्या? तो इसको भी हमने देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल जो उसमें चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी केमिस्ट्री में ही हम वो पढ़ा दिए हैं। आप उसको सर्च करोगे तो उसमें देखोगे हमने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बताई है। वैसे भी हम बता देते हैं, कुछ आपको आइडिया दे देते हैं, और उसका हमने याद करने का ट्रिक भी बताया था कैसे होगा। इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम बता देते हैं उसको।
तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बनी है, तो हमें उसको याद करना पड़ता है और तब जाकर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन सा मेटल जो होगा एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएंगे। जैसे इसमें मेटल है, पहला ऊपर है पोटेशियम है, सोडियम है। देखिए इसको हम लिख देते हैं। देखिए ये है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। देखो ये ट्रिक बताया था याद करने का, तो उस ट्रिक से आप कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है वीडियो चैप्टर 1। जैसे इसको सर्च करेंगे ना, इसमें ये आ जाएगा। तो इसका ये ट्रिक है। और इसमें पोटेशियम देखिए जो सबसे ऊपर है वो मोर रिएक्टिव होगा। तो ये सबसे ऊपर है, तो जो पोटेशियम होगा सोडियम से मोर रिएक्टिव होगा। सबसे जो भी है सबसे पोटेशियम मोर रिएक्टिव होगा, सोडियम भी मोर रिएक्टिव होगा। तो ये स्टार्टिंग के जो ऊपर के जो एलिमेंट दो है ना, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इसको जैसे ही आप पानी में या हवा और पानी में कहीं भी इसको रख दो खुले में, तो ये रिएक्शन करके जल जाएगा। तो इसलिए इसको ऊपर रखा जाता है, इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। और ये टॉप पोजीशन पर है, तो देखिए हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखो जिंक यहाँ पर है, अभी रिएक्शन पढ़ रहे थे, कहाँ पर यहाँ पर है। तो जो सबसे ऊपर होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए जिंक से रिएक्शन हो गया था। अगर हम बोलें कि ये रिएक्शन कराइए, होगा कि नहीं, Fe + ZnSO4। तो अब डिसाइड करो कि कौन इसमें मोर है। जैसे Fe है, देखिए Fe नीचे हो गया, जिंक ऊपर हो गया। तो Fe नीचे हो गया और जिंक ऊपर हो गया। तो Fe नीचे इसको बोलेंगे लेस है, तो ये लेस हो गया और जिंक क्या हो गया, मोर हो गया। अब बताइए लेस एक वीक पर्सन स्ट्रांग को कैसे हटा सकता है? नहीं हटा सकता, तो होगा नो रिएक्शन। अब यहाँ बच्चे क्या होते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, FeSO4 और जिंक बना देते हैं, नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसी को हम उल्टा कर दे, ऐसे Zn को यहाँ पर कर लिए और इसको FeSO4 इस तरह से। अब बोले कि अब रिएक्शन करिए, हुआ कि नहीं। तो अब देखिए जिंक क्या है, ऊपर है, तो ये हो गया मोर हो गया और ये हो गया लेस। तो मोर लेस को डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन होगा ZnSO4 + Fe। तो देख सकते हैं कि डन हो गया। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। अगला हेडिंग आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये देखिए क्या है, इसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। इसमें एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ था, इसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। तो स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम आपको एग्जांपल ही देते हैं। Na2SO4 है और प्लस BaCl2 है। अगर बोले कि यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट केवल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और एलिमेंट रहता है, एक और कंपाउंड रहता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट की पहचान क्या है कि दोनों और कंपाउंड ही रहेंगे। क्या बोले हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान क्या है कि एक और एलिमेंट एक और कंपाउंड रहेगा। यहाँ पर दोनों साइड कंपाउंड ही रहेंगे। तो देखिए रिएक्शन कराइए, सोडियम में प्लस होता है, ये पता है सबको, SO4 पर 2 माइनस होता है, Ba पर होता है प्लस, इस पर होता है माइनस। तो आप जानते हो ना, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। ये भी प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर बनाइए कंपाउंड, तो Ba का SO4 कि देखिए बेरियम पर जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट 2 होती है, 2+, और SO4 की जो वैलेंसी होती है 2- होती है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बन जाएगा BaSO4। तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। और प्लस क्रिस क्रॉस मेथड से बनाइए, NaCl, Na पर वैलेंसी 1, Cl पर भी 1, तो NaCl बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम इसके साथ डिस्प्लेस हो गया, ये इसके साथ आ गया। तो दोनों का आयन एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये बहुत आसान है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके बाद जो अगला हेडिंग आता है जिसको हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो उसको समझ लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ O2, या ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना या H2 का निकलना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हम बोले एग्जांपल में कि कार्बन में अगर O2 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जैसे बोला जाए कि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन का डिफिनेशन, तो ऐसे बोलोगे एडिशन ऑफ H2 बोलोगे, इसी डिफिनेशन को उल्टा कर दो, यहाँ पर H2 निकल रहा था, यहाँ पर H2 ऐड होगा, तो एडिशन ऑफ H2। यहाँ पर एडिशन ऑफ O2 था, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ O2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना या H2 का ऐड होना। जैसे हम बोले कि एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, H2 गैस को, तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को ऐड करते तो बनता है अमोनिया। तो आप देख सकते हो कि NH3 बनता है। रिएक्शन को तो बैलेंस कर ही लेंगे। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 3H2 करना पड़ेगा, तब तो रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में हम बैलेंसिंग का इक्वेशन भी करा देंगे आपको।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऐड होता है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अगला आता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए रिडॉक्स दो वर्ड से बना है, RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके उसका जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, वर्ड स्टार्टिंग का ले लिया गया और बोल दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होता है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, बोले कि यहाँ पर ZnO+C है, तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन को ऐड किए तो बना Zn+CO। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ZnO+C तो बन गया Zn+CO। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक अगर ध्यान से देखो तो जिंक ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया। इसका मतलब ये ही है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और ऑक्सीजन का निकलना रिमूवल ऑफ O2 रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। देखिए रिएक्शन के पहले देखिए और बाद में एनालिसिस कीजिए, दो तरह से देखना है। रिएक्शन के पहले क्या है, कार्बन है, रिएक्शन के बाद क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, ऐड हो गया, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग फाइनली बोलेंगे कि कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। एक बात और याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और एजेंट ये जो होते हैं हमेशा रिएक्टेंट के लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के नहीं। तो बताइए किसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब ये एजेंट में कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम बोलेंगे कि ZnO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखिएगा, उल्टा बोलते हैं, रिडक्शन है तो एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलोगे, उल्टा चलता है। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और एजेंट में क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो हम बोले कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका हुआ है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग एजेंट पहचानते हैं। तो बस स्टूडेंट हो गया, और भी एक चाहो तो आप रिएक्शन लिख सकते हो। हम बोले ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन और लिखिए, जिसमें बोले कांपर है, तो कांपर सॉलिड में अगर O2 को ऐड कर दो, O2 गैस को, तो सोचिए क्या बनेगा। कांपर को अगर हम लोग ऑक्सीजन में ऐड कर दे स्टूडेंट तो क्या बनेगा, थोड़ा इसको सोचिए और जल्दी बताइए। कांपर प्लस ऑक्सीजन को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बनता है कांपर ऑक्साइड, मतलब कि ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी क्या हुआ, एक रिडक्शन ही हुआ। कांपर ऑक्साइड रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। लेकिन इस रिएक्शन को थोड़ा सा स्टार लगा कर लिख लीजिएगा, कभी कभी इस रिएक्शन के बारे में पूछ देता है। यहाँ पर जो कांपर होता है ब्राउन कलर का होता है, तो कापर का कलर आप ब्राउन रखिए, ब्राउन इसका कलर है। और रिएक्शन जब हो जाता है ऑक्सीजन में रख दोगे तो कापर का मान लो कोई आपके पास मटेरियल है, तो कापर का कोई मटेरियल है तो उसको आप रख दो हवा में, देखना कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा कि इसका जो कलर हो जाता है ब्लैक हो जाता है। तो ये कलर स्टूडेंट देखिए ब्लैक हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण जो कापर है, कापर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया है कि अ मेटल इज एक्स which kept in air after some time the color is black on their surface, then find the compound X एंड ब्लैक इन द नेम ऑफ ब्लैक कलर। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा उसका नेम क्या होगा, और जिसको लिए थे तो वो जो एक्स कंपाउंड था क्या था, बताइए कापर था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसको भी हम देखेंगे तो लिख देंगे आपको। या बस ये रिएक्शन याद रखिएगा कि एक कापर जो होता है उसका कलर ब्राउन होता है और इसका कलर ब्लैक कब हो जाता है, जब ऑक्सीजन में रख देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर रोल निभा रही है, समझ लो। यहाँ पर रोल किसका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है जिसके कारण इसका कलर ब्लैक हो गया। अगर फिर से इस कलर को हमें पाना है, फिर से ब्लैक से ब्राउन लाना है, तो इस कापर ऑक्साइड को क्या करो आप, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन के साथ ऐड कर दो। तो इसको जब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ H2 रिडक्शन। तो जैसे ही इसको H2 के साथ ऐड कर देंगे तो ये जो ब्लैक कलर का कापर ऑक्साइड था फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट ब्राउन में आ जाएगा, मतलब यहाँ से Cu बन जाएगा और प्लस यहाँ से स्टूडेंट हो जाएगा H2O, मतलब H2 के साथ ये O आ जाएगा और फिर से आपका जो ब्राउन कलर है Cu, फिर से आपका ब्राउन कलर मिल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन को अदम बॉक्स में कर लो, इसको अच्छे से लिख लो, याद रखना ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये पूछता भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो आपने देख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्स आपको समझाई दिए, एजेंट आपको समझाई दिए, तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं स्टूडेंट। एक और यहाँ पर हम रिएक्शन लिखें, बोले कि ये CuO+C है, बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, तो हम बोले कि यहाँ पर Cu+CO बन गया, हम रिएक्शन आपको दे दिए हैं। अब राजा बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ है, तो देखिए एनालिसिस कीजिए। रिएक्शन के पहले इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गया कॉपर के साथ, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो एजेंट में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर रिएक्शन से पहले कार्बन है और रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन, और एजेंट में कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। तो आपका ये डन हो गया, इसको नोट कीजिए। कुछ और इसमें बेसिक बातें हैं उसको बता देते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको बैलेंस करना है। तो ये स्टार्टिंग में ही दिया रहता है, लेकिन हम अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि लास्ट में इस पर क्वेश्चन सोचे थे कराने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन कर लेते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में ही दिया है, तो देख लो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। उसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बोला जाता है जिसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम करना है, तो नंबर ऑफ एटम सेम कीजिए। तो यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे चेक कीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे देखो यहाँ पर नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, देखो ध्यान से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो पहले तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाकर 2 होगा। तो नाइट्रोजन तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, लेकिन अब हाइड्रोजन को लेकर सोचो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया, अभी हाइड्रोजन को चेक करो और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन केवल 2 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ से 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन देखिए 2 3 या 6, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 6 ऑक्सीजन यहाँ भी है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन को, तो 6 और 2 8, यहाँ पर 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, ये भी बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ पर 1, यहाँ भी सब बैलेंस है। तो ये स्टूडेंट हो गया डन, ये बैलेंस हो गया। इसमें देखिए क्या बैलेंस करना है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 और 2 6, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट 6 करना है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 4 हो गया, 2 1 जा 2, तो 4 और 2 6 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 है ना, तो 2 1 जा 2, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ भी देखो 2 2 जा 4, सब बैलेंस हो गया। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो ये भी डन हो गया। तो बैलेंसिंग करना बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। तो इसको देख लो। हाँ, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, जो बैलेंस होता है उसको भी बैलेंस कर देते हैं और अच्छे से। तो ज़्यादा हमें चालाकी नहीं करना है, ज़्यादा चालाकी भी खतरनाक हो जाती है। देखिए पहले से ही बैलेंस है, Na यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर Cl देखो, यहाँ भी Cl1 है, Ag, ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिसको भी बैलेंस कर देते हैं, अब ना जाने वो क्या बैलेंस करते हैं, अब वही जाने। देखिए इसको हम लोग करते हैं BaCl2H2SO4, तो ये BaSO4 यहाँ से बन गया है, ठीक है, और HCl, लेकिन यहाँ पर बैलेंस क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर Ba 1 है, Ba को बेरियम बोलते हैं, यहाँ भी बेरियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर सब बैलेंस है, तो हो गया बैलेंसिंग। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हो, इसमें एक नोट में आपको हम पॉइंट लिखवा देते हैं स्टूडेंट, जैसे रिएक्शन आप पूछ देता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताओ, तो देखो इसको याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स, जो पौधे भोजन बनाते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, प्लस वाटर यूज करते हैं, वाटर कहाँ से, ग्राउंड से लेते हैं, और प्लस सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन बनता है, जो फूड बनता है, ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस 6O2, और प्लस यहाँ पर स्टूडेंट एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब नहीं होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि देखिए सनलाइट की एनर्जी को लेकर भोजन बनाते हैं। तो हमें ये होता है ग्लूकोज, ये बनता है ग्लूकोज यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे हमें ऑक्सीजन यहाँ पर देते हैं, जिस ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो आप देख सकते हैं कि सनलाइट का यहाँ यूज किया गया। तो ये जो स्टूडेंट रिएक्शन है, रिएक्शन तो देखिए बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 2 जा 12, यहाँ पर 6 1 जा 6, 12 6 18, 6 2 12 6 18, सब बैलेंस से देख सकते हो। तो यहाँ पर प्लांट्स करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर
वाटर लेते हैं, ग्राउंड से सनलाइट लेते हैं और इन सब का यूज करके वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए यूजफुल है। और यहाँ पर सनलाइट का यूज किए हैं ये लोग, तो यहाँ पर एनर्जी एक तरह से एब्जॉर्ब हुई है, तो इसको आप नाम दे सकते हो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है एक तरह से। तो ये भी दे देता है कि बताओ कौन सी रिएक्शन है, तो आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप एनर्जी हो रही है एब्जॉर्ब। तो देख सकते हैं कि इसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें तो हो जाएगा रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन। तो इसी रिएक्शन को अगर उल्टा कर दें तो ये रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा करो जैसे ही, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6 + 6O2, और यहाँ पर जब बनेगा प्रोडक्ट तो इसी को उल्टा हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6CO2 + 6H2O और प्लस क्या हो जाएगा एनर्जी। मतलब ये जो रेस्पायरेशन ये हम लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब रेस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जो अंदर सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जब बाहर रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम लोग यहाँ पर एनर्जी एक तरह से रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हो गया टाइप। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर कोई एक याद है तो एक उल्टा कर देना। तो रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का ये रिएक्शन हो गया। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि ऑल टुगेदर पूरा कंप्लीट हो गया। मात्र ये 25-30 मिनट का ये वीडियो बनेगा और इसी में आपको ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। हमने एक भी चीज़ आपके लिए छोड़ा नहीं, सब बता दिया। इसमें एक लास्ट में हेडिंग है रेंसिडिटी एंड कोरोजन, तो इसको ओरली सुन लो क्या होता है। कोरोजन तो आप समझते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन में जो रस्ट लग जाता है। अब आयरन में तो ऐसा भी नहीं है कि रस्ट लेकर आयरन का कोई मटेरियल लेकर आओगे तुरंत रस्ट लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आयरन को रस्ट लगने में सालों लग जाते हैं, कई ईयर्स लग जाते हैं, 1 साल 2 साल जो भी हो, तब जाकर आयरन के मटेरियल में रस्ट आता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो रिएक्शन बोलते हैं स्लो रिएक्शन, ये फास्ट रिएक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, जब रस्ट लग जाएगा तो रस्ट लगता क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है एयर में, तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जब आपका मेटल जैसे आयरन है, आयरन की रॉड है तो मेटल है, तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो उसी को रस्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि Fe जब होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। अगर हवा ही ना रहे एटमॉस्फेयर में तब तो रस्ट लगेगा ही नहीं। जैसे आप मून पर जाकर रख दो आयरन की रॉड को, आयरन की मेटल को, या किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर रख दो जहाँ पर हवा नहीं है ना पानी नहीं है, तो हवा और पानी नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो वैसे ही रहेगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ अर्थ पर हवा भी है और पानी भी है, इसीलिए ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें रस्ट लग जाती है। अदरवाइज आपका जो डोर होता है मेटल का, वो आपका रस्ट उसमें आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब रस्ट लग जाता है तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कई तरीके अपनाते हैं। जैसे पेंटिंग करवा देते हैं, या उस पर जिंक की कोट लगवा देते हैं, जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिंक की मेटल की लेयर लग जाती है, तो इससे भी क्या होता है कि प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो ये है कोरोजन। तो ये एक थ्योरी पार्ट है जिसको कि हमने बोल ही दिया, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन इसी से बनेगा जो हम बताए हैं अभी। और एक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तो स्पॉइल्ड ऑफ द फूड, फूड का बर्बाद हो जाना। जैसे मान लो भोजन है, तो कोई फूड है तो आप देखते हो जब भोजन बनता है तो 12-14 घंटे के बाद वो भोजन जो होता है खराब हो जाता है, या उसको लोग बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वो भी एक समय के बाद खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो क्यों हो गया फूड खराब, क्योंकि आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स बार बार जाकर जब फूड आइटम से टकराएंगे तो उससे जो रिएक्शन होगा, तो ये जो फूड होगा आपका स्पॉइल्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हवा पानी ना हो तो आपका फूड बचा रहे बहुत सालों तक, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन जो फूड हो जाता है स्पॉइल कर जाता है और इस तरह से आपका भोजन खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बस हो गया। और कोरोजन समझ ही गए क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बस इस चैप्टर में कुछ है नहीं, समझ लो जितना हम बताए हैं। जो बच्चे पीछे क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे मतलब नहीं है। अगर ये वीडियो आप देख लो, आधे घंटे का वीडियो पूरा जाएगा, अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो पूरा चैप्टर 1 आपका बेसिक से पूरा जो बेस्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो बच्चे लापरवाही किए, नहीं पढ़े पूरे साल भर। तो अब मौका है, 3-4 महीने में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप पढ़ करके फायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ओके स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।